तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 के इंग्लिश पोएम का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है एन एपिटाफ। इसका हिंदी होता है समाधि लेख, स्मृति लेख। आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो एपिटाफ शब्द है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक है एपी और दूसरा है टैफोस। एपी शब्द का अर्थ होता है ऊपर और टैफोस शब्द का अर्थ होता है कब्र। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसके कब्र पर एक बड़ा सा पत्थर लगा करके उसके ऊपर उसके बारे में कुछ लिखा जाता है, तो उसी को अंग्रेजी में एन एपिटाफ कहते हैं। एक समाधि लेख, एक स्मृति लेख। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि एक व्यक्ति जो है किसी एपिटाफ के नज़दीक बैठ करके बड़े ही मार्मिक अंदाज में बैठा हुआ किसी को याद कर रहा है, किसी को समझने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए इस कविता के बारे में थोड़ा सा और आगे मैं आपको बता दूं कि इस कविता में आपको 4 चीज़ें देखने को मिलेगी। एक सुंदर महिला की याद, दूसरा सच्चा प्यार, तीसरा सुंदरता का अंत और अंत में कवि की चिंता आपको इस कविता में दिखाई देगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कविता की शुरुआत में हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि लेखक का परिचय क्या है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर का मतलब है लेखक के बारे में, अर्थात लेखक का परिचय। तो इस कविता के कवि जो हैं वो हैं वाल्टर जॉन डी ला मारे। ऐसे आपके बुक में ये जो है जॉन शब्द नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इनका पूरा नाम वाल्टर जॉन डी ला मारे था। इनका जन्म 25 अप्रैल 1873 को केंट, इंग्लैंड में हुआ था। 22 जून 1956 को 83 साल की उम्र में इनका निधन हो गया और इनका निधन का जो स्थल है वो यूनाइटेड किंगडम है। स्पेशल इनके बारे में जान लीजिए कि ही वॉज अ पोएट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब इनको बच्चों का कवि भी कहा जाता था। कंपोजिशन अगर हम देखें तो इनकी कुछ रचनाओं को हम लोग देख लेते हैं। कंपोजिशन का मतलब इनकी कुछ रचनाएं, द लिसनर्स, कम हाइदर, सॉन्ग्स फॉर द चिल्ड्रन, पीकॉक पाई, ईटीसी। तो ये इनकी कुछ उल्लेखनीय कविताओं के नाम थे, कुछ रचनाओं के नाम थे। अगर हम बात करें कि इस कविता का जो विषय है, जो कि आजकल ज़्यादातर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम्स, किसी भी कविता के बारे में। तो अगर हम बात करें एन एपिटाफ का, तो एन एपिटाफ का जो कविता का विषय है वो है नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब मानव जीवन की प्रकृति। एक प्राइज़ इनको मिला है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट, और ये प्राइज़ इनको मिला है 1953 में। तो जल्दी से चलिए हम लोग एन एपिटाफ के पंक्तियों को लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एन एपिटाफ, ये आप तो बिल्कुल जान ही गए होंगे कि ये एक समाधि लेख है। समाधि के ऊपर जो स्मृति होती है, जो एक मेमोरेबल बात जो लिखी होती है, उसी के ऊपर ये कविता है। हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। इसका मतलब है कि यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत महिला लेटी हुई है, अर्थात दफनाई गई है। क्योंकि ये पूरी तरह से ईसाइयों की कविता है, और ये ईसाइयों में आप सभी जानते होंगे कि एक ताबूत के अंदर मृत शरीर को विधि विधान के साथ उसको उसमें पैक करके ज़मीन के नीचे दफन कर दिया जाता है, और उसके ऊपर एक स्मृति लेख, मतलब बड़ा सा पत्थर लगा करके उसके ऊपर उनके बारे में कुछ लिखा जाता है, ताकि आने जाने वाले व्यक्तियों को, जो भी उस रास्ते से गुजरे या उस कब्रिस्तान से गुजरे या कब्रिस्तान के अंदर जा कर के अगर देखना चाहे, तो एपिटाफ के ऊपर यानी शिलालेख के ऊपर जो भी बातें लिखी हों, उससे उस व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी पता चल सकता है। तो कवि लिखता है कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मतलब यहाँ एक खूबसूरत महिला दफना दी गई है।
लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। कवि का कहना है कि वो बड़े ही स्वतंत्र विचारों की थी, उसका हृदय बहुत ही साफ सुथरा था। इसका मतलब बहुत देखिए, जब हम अगर इस कविता के लाइन को अगर हम मीनिंग के साथ में अगर देखेंगे तो उतना मज़ा नहीं आता है जितना कविता का मज़ा आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखेंगे लाइट, तो लाइट का मतलब क्या होता है, हल्का प्रकाश भी होता है। स्टेप का मतलब कदम, हार्ट का मतलब हृदय। तो ऐसे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा आपको बना करके समझना है कि लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वाज सी का मतलब है कि उसका हृदय बहुत ही कोमल था, वो बहुत ही स्वतंत्र विचारों की महिला थी। आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कवि कहता है कि मैं सोचता हूँ, मेरा विचार है कि वो बहुत ही खूबसूरत महिला थी। दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। यहाँ तक कि पश्चिम के देशों में इतनी खूबसूरत महिला कवि कहता है कि मैंने कभी नहीं देखा। यानी कवि का विचार है कि वो बहुत ही खूबसूरत महिला थी, जिसके एपिटैफ के ऊपर वो बैठ करके ये उसको याद कर रहा है। बट ब्यूटी वैनिसेज ब्यूटी पासेज। लेकिन कवि कहता है कि कोई लाख खूबसूरत हो, दुनिया का रेयर चीज़ भी हो, दुर्लभ से दुर्लभ चीज़ हो, उनको जाना होता है, उनको नष्ट हो जाना होता है। तो कवि कहता है कि बट ब्यूटी वैनिसेज, लेकिन खूबसूरती तो नष्ट हो जाती है, खूबसूरती तो समाप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। हाउएवर रेयर रेयर इट टू बी, चाहे वो कितना भी दुर्लभ से दुर्लभ चीज़ क्यों ना हो। एंड वेन आई क्रम्बल। कवि कहता है कि जब मैं भी दुनिया से चला जाऊंगा। देखिए, यहाँ क्रम्बल शब्द का मतलब होता है टुकड़ा टुकड़ा हो जाना। लेकिन अगर हम ऐसे देखेंगे कि मैं टुकड़ा टुकड़ा हो जाऊंगा, तो बिल्कुल कविता का जो मज़ा है, कविता का जो रस है, कविता का जो भाव है, वो बिल्कुल लुप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि कवि उस महिला को याद करते हुए एक चिंता व्यक्त कर रहा है कि वेन आई क्रम्बल, जब मैं भी नष्ट हो जाऊंगा, जब मैं भी दुनिया से चला जाऊंगा, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। तो इस पश्चिम की खूबसूरत महिला को कौन याद करेगा। इस पश्चिम की सबसे खूबसूरत महिला को, जो कवि का मानना है कि इतनी खूबसूरत कोई महिला थी नहीं, तो इस खूबसूरत महिला को कौन याद करेगा। इसका मतलब है कि कवि जो है उस खूबसूरत महिला से एक तरह का लगाव है, उससे उससे सच्चा प्यार हो गया है। प्यार का मतलब यहाँ पर एक अट्रैक्शन, एक लगाव। मतलब आप इस चीज़ को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। उस महिला की खूबसूरती पर वो इतना कायल हो गया है, वो इतना ज़्यादा मतलब फिदा हो चुका है कि अब वो कभी जब सुना कि उस खूबसूरत महिला की डेथ हो गई है, वो चंचल स्वभाव की महिला थी, किसी से मतलब इस तरीके का ईगो नहीं रखना, एटीट्यूड नहीं रखना। वरना दुनिया में ऐसा होता है कि जब किसी महिला को या किसी भी पुरुष को जब इतनी खूबसूरती ईश्वर देता है तो उसके अंदर थोड़ा ईगो आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है। लेकिन कविता के एक लाइन में लिखा हुआ है कि लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, मतलब वो बहुत ही खुले विचारों की थी, वो सबसे हंसती बोलती थी। उसके अंदर किसी तरह का रूप का कोई घमंड नहीं था, वो सबसे मिलती जुलती रहती थी, सबको एहसास दिलाती थी कि जीवन, खूबसूरती, ये सब हमारे लाइफ का हिस्सा है। तो कवि कहता है कि जब मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा, तो कौन होगा जो उस खूबसूरत महिला को, जो कि पश्चिम के देश की है, कौन याद करेगा। अब अगर हम इस कविता को समेकित रूप से अगर हम देखें, जैसे हम जब कविता का एक्सप्लेनेशन करते हैं लाइन बाय लाइन, तो कई बार हम इधर उधर की बातें करते हैं जिससे समझ में तो आ जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर इसको लिखना पड़ जाए, कि इसका समरी हिंदी में लिखना हो, तो ऐसे तो हम बना करके नहीं लिख पाएंगे। तो एक सोची समझी बात को अगर कैसे लिख सकते हैं, तो आप देखिए, मैंने इसको बनाया है कि यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत महिला सोई हुई है, अर्थात कब्र में दफना दी गई है। वह स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। इतना ही नहीं, वह वादा मुक्त महिला भी थी। वादा मुक्त महिला का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी से कोई वादा नहीं करना कि मैं
आपसे ये कर लूँगी, आपको वो कर लूँगी, मैं यहाँ मिल लूँगी आपसे। नहीं, बिल्कुल आप जब उससे मिलना हो मिल लीजिए। वो किसी तरह का मतलब किसी को ऐसा एक उम्मीद नहीं देती थी, यानी वह वादा मुक्त महिला भी थी। मैं समझता हूँ कि वह बहुत ही खूबसूरत महिला थी। यानी कवि कह रहा है कि मैं समझता हूँ कि वह बहुत ही खूबसूरत महिला थी। यहाँ तक कि पश्चिम के देशों में जितनी भी खूबसूरत महिला थी, उन सब में वह सबसे खूबसूरत थी। कवि को दुख है कि मृत्यु के बाद उसके कब्र में दफन होने के साथ ही उसकी खूबसूरती भी नष्ट हो गई। चाहे सुंदरता कितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो, एक न एक दिन उसे नष्ट होना ही है। जैसा कि आपने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था, ये कवि लिखता है कि दुर्लभ से दुर्लभ चीज़ों को एक दिन इस दुनिया से जाना होता है, तो उसकी खूबसूरती भी उसके मरने के बाद कब्र में दफन हो गई, नष्ट हो गई। कवि उसके प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कहता है कि अगर वह भी इस संसार से चला गया, वह भी इस संसार से चला गया, तो इस पश्चिम देश की खूबसूरत महिला को कौन याद करेगा। मतलब ये प्रश्नवाचक है कि जब भी आप या हम जब इस कविता को पढ़ते हैं, तो एक हृदय के अंदर, एक दिल के अंदर एक टीस जो है ना, एक दर्द, एक पीड़ा छोड़ जाती है कि मतलब कवि के जाने के बाद कौन होगा जो उस महिला को इतना याद करेगा। तो चलिए, ये कविता की बहुत ही छोटी सी कविता है। जैसा कि आप अपने बुक में देखेंगे तो कविता काफ़ी छोटी सी है, लेकिन उसका असर काफ़ी व्यापक है, काफ़ी बड़ा है। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि परीक्षा में समरी आता है लिखने के लिए, तो समरी तो आपको याद करना पड़ेगा। तो आइए जल्दी से हम लोग समरी को पढ़ लेते हैं। राइट अ समरी ऑफ एन एपिटाफ, मतलब एपिटाफ जो कविता है, एक समाधि लेख, उसका सारांश अपने शब्दों में लिखना है, अंग्रेजी में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? एन एपिटाफ हैज़ बीन कंपोज्ड बाय वाल्टर डेला मारे। मतलब ये जो कविता है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वाल्टर डेला मारे के द्वारा लिखी गई है। हु वाज द पोएट ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों के कवि थे। मतलब इसका पूरा जो हम लोग हिंदी देखेंगे तो होगा कि वाल्टर डेला मारे जो कि बच्चों के कवि थे, उनके द्वारा ये कविता एन एपिटाफ लिखी गई है। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएम, ये बहुत ही छोटी सी कविता है। दिस इज़ कमोमेरेटिव इन नेचर। कमोमेरेटिव का मतलब होता है अस्मरणीय, ठीक है, अस्मरणीय, या फिर इस चीज़ को हम लोग यादगार भी बोल सकते हैं। तो कवि कहता है कि दिस इज़ अ कमोरेटिव इन नेचर, मतलब ये प्रकृति में बहुत ही यादगार, प्रकृति में बहुत ही स्मरणीय कविता है, स्मरणीय है। इट इज़ अ टॉम्ब ऑफ अ ब्यूटीफुल लेडी। टॉम्ब का मतलब होता है मकबरा, मकबरा। इस शब्द का इस्तेमाल ज़्यादातर मुस्लिम लोगों के लिए किया जाता है, जहाँ पर मरने के बाद एक छोटी सी मस्जिद जैसी बना दी जाती है, जैसे आप ताजमहल को देखते हैं। तो इट इज़ अ टॉम्ब ऑफ अ ब्यूटीफुल लेडी, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। वह बहुत ही खूबसूरत महिला थी। दैट वाज एवर बॉर्न इन द वेस्ट कंट्रीज। और कभी उसके बारे में तो इतनी बड़ाई करता है कि शायद ही पश्चिम के देशों में कभी इतनी खूबसूरत महिला जन्म ली होगी। बट आफ्टर हर डेथ हर ब्यूटी वैनिसेज, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद, उसकी मौत के बाद उसकी खूबसूरती नष्ट हो गई, वैनिसेज लुप्त हो गई, ख़त्म हो गई। हर अट्रैक्शन एंड प्राइड बिकम ट्रेसलेस, उसका आकर्षण और गुरूर, उसके अंदर जो खूबसूरती का एक पैमाना था, हालांकि वो ईगो नहीं रखती थी, लेकिन अगर दुनिया के लिए कहा जाए कि जैसे दुनिया जलती है, दुनिया जलन रखती है किसी खूबसूरती के प्रति, तो यहाँ पर आ रहा है कि उसका आकर्षण, उसका प्राइड, उसका गुरूर, उसका सम्मान, उसका आत्मसम्मान बिकम ट्रेसलेस। ट्रेसलेस का मतलब होता है नामो निशान मिट जाना, ठीक है। ट्रेस शब्द का मतलब होता है कि जब हम किसी को, उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, उसका पीछा कर सकते हैं, उसके निशानों को ढूंढ सकते हैं। लेकिन ट्रेसलेस, जब हम लेस शब्द इसमें जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब होता है
कि उसका नामो निशान ख़त्म हो गया, उसको कहीं ढूंढा नहीं जा सकता, उसके कदमों के निशान, उसकी आहट सब कुछ समाप्त हो गई। एक्चुअली पोएट लव्स वेरी मच अ लेडी हु इज़ लाइंग इन द ग्रेव। अब ग्रेव का मतलब फिर यहाँ पर है कब्र। मतलब कवि कहता है, एक्चुअल में कवि को उस महिला से एक अजीब तरह का लगाव है। यहाँ लव्स का मतलब प्रेम ज़रूर है, लेकिन उस महिला से एक ख़ास लगाव हो गया है जो उस कब्र में लेटी हुई है। सो इन दिस पोएम पोएट इज एक्सप्रेसिंग, यहाँ से देखेंगे, सो इन दिस पोएम पोएट इज एक्सप्रेसिंग हिज सैड फीलिंग फॉर अ लेडी हु इज़ लाइंग इन द ग्रेव। तो कवि उस खूबसूरत महिला के प्रति एक सैड फीलिंग, मतलब दुखद अनुभव जो होता है वो एक्सप्रेस कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। कवि अपने कविता के माध्यम से दुनिया के सामने उस खूबसूरत महिला के लिए जो उस कब्र में लेटी हुई है, उस मकबरे के अंदर है, उसके लिए एक दुखद एहसास, दुखद अनुभव शेयर करता है। ही वीप्स देयर बिटरली एंड थिंक्स हु विल रिमेंबर हर आफ्टर हिज डेथ। ही वीप्स देयर बिटरली का मतलब है कि वो वहाँ पर, मतलब एपिटाफ के ऊपर, एपिटाफ के नज़दीक, बिटरली मतलब कभी कभी ज़ोर ज़ोर से रोने लगना। बिटरली का मतलब यहाँ पर है कि जब कोई व्यक्ति रोता है तो रोने के कई तरीके होते हैं। एक ऐसा रोना भी होता है जिसमें सिर्फ आंसू बहते हैं, एक ऐसा रोना भी होता है जिसमें आंसू नहीं बहते हैं लेकिन आवाज़ निकलती है। लेकिन यहाँ पर जो है कि ये बच्चों की तरह फूट फूट करके रो रहा है, हिचकियाँ ले कर के रो रहा है। आप इस पंक्ति से समझ सकते हैं कि इस कवि को उस महिला से कितना लगाव था, कितना प्रेम था, जो कि कवि जो है उसके कब्र पर बिटरली रो रहा है, फूट फूट करके बच्चों की तरह से रो रहा है। एंड थिंक्स हु विल रिमेंबर हर आफ्टर हिज डेथ, और वो सोचता है कि कौन उसे उसकी मृत्यु के बाद, मतलब कवि कहता है कि मेरी मृत्यु के बाद कौन उसे याद करेगा। पोइट सेज बॉडी फॉल्स डाउन इन टू पीसेज। कवि कहता है कि शरीर टुकड़ों में बट जाता है, शरीर सड़ गल जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है। इसको बहुत तरीके से आप जितना बेहतर ढंग से बना करके पढ़ेंगे उतना बेहतर ढंग से आपको याद होगा। तो कवि कहता है कि बॉडी फॉल्स डाउन इन टू पीसेज, मतलब शरीर टुकड़ों में बदल जाता है, बट सोल चेंजेज द अदर न्यू बॉडी टू लिव। लेकिन जो उसकी आत्मा होती है वो जीने के लिए, आगे की यात्रा को तय करने के लिए किसी नए शरीर में, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसके शरीर में दाखिल हो जाता है, उसके शरीर में एंट्री कर जाता है। और आपने पढ़ा होगा कि आत्मा न जन्म लेती है, न आत्मा नष्ट होती है, बस आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रेवल करती है, एक नवोद बालक की तरह, एक नवोद शिशु की तरह। तो कवि यही कहता है कि शरीर टुकड़ों में बट जाता है, लेकिन आत्मा जो होती है वो नए शरीर में चला जाता है, जहाँ से फिर वो आगे की यात्रा तय करता है। द पोएट सेज हु ओवरकम्स ऑन द अर्थ। कवि कहता है कि कौन है जो धरती पर हमेशा रहने के लिए आता है। यानी कभी हम लोगों को भी एक सांत्वना देता है। कभी जब उस मकबरे के पास बैठ कर के रो रहा है, चीख रहा है। कई बार हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि जब हम अकेले पड़ जाते हैं, रोते हैं, एक होता है ना कि कोई व्यक्ति हमारे करीब होता है तो वो ढाढ़स बंधाता है, वो हमारे कंधों पर हाथ रखता है, सर पर हाथ रखता है, एक उम्मीद देता है, एक दिलासा देता है। लेकिन जब व्यक्ति अकेले रोता है, अकेले चीखता है, चिल्लाता है, एक तनाव, डिप्रेशन जब आता है, तो होता क्या है कि बहुत देर के बाद अपने आप को चुप भी करा लेता है और फिर एक ढाढ़स देता है, एक दिलासा देता है कि कौन है जो इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए आया है। हर जीवन की यही कहानी, जो आया है सो जाएगा। तो ये बहुत ही एक तरह से अगर देखा जाए तो सैड फीलिंग वाला ये कविता है। जब भी हम इस कविता को पढ़ेंगे तो एक अजीब दुनिया, एक अजीब सा वातावरण हमारे चारों तरफ आँखों के सामने
घुमड़ता है उमड़ता है। और हम ऐसी दुनिया में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, खूबसूरती नष्ट हो जाने वाली चीज़ है, कभी रहने वाली चीज़ नहीं है। अब आइए जल्दी जल्दी हम लोग वन लाइनर ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि वन लाइनर तैयार किया गया है। ऐसे होता क्या है कि हम 4 ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, 4 ऑप्शन में हम चुनते हैं, वो भी सही चीज़ है, लेकिन मेरी कोशिश है कि हम क्या करें कि हम सटीक उसका आंसर याद रखें। ठीक है, किसी ऑप्शन पे हम भरोसा ना रखें कि कोई ऑप्शन होगा तो जस्ट लाइक इंटरव्यू के जैसा कि कोई हमसे सवाल करे और हम उसका जवाब डायरेक्ट दे सके। जब हम ऐसा बन जाएंगे तो फिर ऑप्शन दे या ना दे, फिर हम अपने सवाल का जवाब आराम से दे सकते हैं। तो चलिए, ये है कि एन एपिटाफ इज़ रिटेन बाय, ये कविता एन एपिटाफ किसके द्वारा लिखी गई है? तो जवाब है वाल्टर डी ला मारे। वाल्टर डी ला मारे न्यू डैश डैश हु इज़ न्यू डेड नाउ डेड। मतलब कवि यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि वाल्टर डी ला मारे जानते थे, किसको जानते थे? जो अब मर गई है, जिसका अब निधन हो गया है। तो लेडी के ऊपर टिक लगेगा। हो सकता है कि ऑप्शन में आए कि कोई किसी गर्ल के बारे में, कोई बॉय के बारे में, या किसी एनिमल्स के बारे में, लेकिन आपको टिक किस पे लगाना है? आपको टिक लगाना है लेडी के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन है द पोएट थिंक्स दैट, कभी सोचता है डैश डैश इज नॉट एवर लास्टिंग, क्या चीज़ है जो दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है? तो वो है ब्यूटी, इस कविता के अनुसार। चौथा प्रश्न है द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल, कभी महसूस करता है कि उसकी मृत्यु के बाद नो बडी विल डैश डैश हर, कोई उसे क्या नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा मतलब, तो आप कविता में पढ़े हैं कि याद नहीं करेगा। 5 क्वेश्चन है वाल्टर डी ला मारे वाज बॉर्न एट, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो यह है कार्ल्टन केंट में इनका जन्म हुआ था। छठा क्वेश्चन है कि वाल्टर डी ला मारे वाज बॉर्न इन, मतलब इनका जन्म कब हुआ था, ईस्वी का नाम पूछ रहा है, तो 1873। सातवां क्वेश्चन है वाल्टर डी ला मारे वाज फेमस फॉर, ये किस चीज़ के लिए विख्यात थे, लोकप्रिय थे? तो ये ज़्यादातर चिल्ड्रन पोएम लिखते थे। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो एन एपिटैफ है इसमें तो चिल्ड्रन का कोई है ही नहीं, स्कोप ही नहीं है चिल्ड्रन का। इस कविता के अंदर अगर देखेंगे तो एक अजीब सी दुनिया, जिसको हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं शब्दों में, क्योंकि प्रेम ऐसा चीज़ है कि इसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते हैं। चलिए 8वें प्रश्न की व्याख्या करते हैं। विच वन ऑफ द फेमस वर्क ऑफ वाल्टर डी ला मारे। अब ये जो है जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके लिए ऑप्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस प्रश्न का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध कविता, प्रसिद्ध कार्य वाल्टर डी ला मारे का है? तो वहाँ पर खुद ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। अगर सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन है एंड पीकॉक पाइप है तो इसके ऊपर आप टिक लगा लेंगे। 9 क्वेश्चन द वर्ड एपिटाफ मीन्स, एपिटाफ का मतलब क्या होता है? तो इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम्ब, टॉम्ब का मतलब होता है मकबरा, टॉम्ब्स का मतलब है मकबरा, और इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कोई चीज़, ऐसा लिखा हुआ चीज़ उस व्यक्ति के बारे में जिसका वो समाधि स्थल है। इंस्क्रिप्शन का मतलब है वहाँ पर कुछ अंकित शब्द, यानी मकबरा के ऊपर लिखे हुए शब्द। 10वां प्रश्न है इन द पोएम एपिटाफ द पोएट टॉक्स अबाउट, इस कविता में कवि किसकी बात कर रहा है? तो एक खूबसूरत महिला के बारे में। 11वां प्रश्न है कि वाल्टर डी ला मारे वाज, ये किस तरह के कवि हैं? तो जवाब है कि मॉडर्न पोएट थे, आधुनिक कवि थे। द वर्ड क्रिम्बल मीन्स, यह जो क्रिम्बल शब्द है इसका मतलब क्या होता है? तो सही अर्थ है मृत्यु, डेथ। द लेडी हु वाज लव्ड बाय द पोएट बिलोंग टू, एक वो जो खूबसूरत महिला थी जिसे कवि के द्वारा प्रेम किया गया, एक गहरा लगाव व्यक्त किया गया, तो उस महिला का संबंध कहाँ से था? तो सही जवाब है वेस्ट कंट्री, पश्चिम के देशों से। द ब्यूटी ऑफ दैट लेडी डैश डैश, मतलब उस खूबसूरत महिला की
खूबसूरती जो है वो क्या हो गई, तो वैनिसेज मतलब लुप्त हो गई, नष्ट हो गई, क्योंकि जब उसका शरीर ही नहीं रहा, जब वो मर गई और उसे कब्र में दफना दिया गया, तो उसकी हड्डियाँ, उसकी स्किन, उसकी खूबसूरती कब्र में ही दफन हो गई। वेयर डज दैट लेडी लाई, मतलब वो महिला कहाँ लेटी हुई है, तो जवाब है ऑन एपिटाफ, मतलब समाधि स्थल के अंदर। एन एपिटाफ इज़ अ डैश डैश, तो एन एपिटाफ क्या है? यह इस तरह के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके बुक में। जितने भी पोएम सेक्शन है या प्रोज सेक्शन है, तो उसके बारे में उसकी विशेषता पूछता है कि ये आखिर किस तरीके की रचना है, ठीक है। तो एपिटाफ पोएट्री सेक्शन का था, पोएम था। 17वां प्रश्न है कि वाल्टर डीला मारे डाइड इन, कब इनकी मृत्यु हुई है, तो 1956 में। वाल्टर डीला मारे वाज डैश डेट ईयर ओल्ड्स, मतलब इनका जो जब ये मरे थे तो वो कितने साल के थे, तो ये 83 ईयर्स ओल्ड थे। द टोन ऑफ द पोएम इज मेलांकोली, इस कविता का जो टोन है, इस कविता का जो मिजाज है, वो किस तरीके का है, तो मेलांकोली है, मतलब उदासी, ठीक है। मेलांकोली का मतलब होता है उदासी भरा, सैडनेस। सॉन्ग्स फॉर द चिल्ड्रेन इज रिटेन बाय, ये जो बच्चों के लिए गीत हैं, गाना है, वो एक रचना है, वो किसने लिखी है, तो जवाब है वाल्टर डीला मारे। पीकॉक पाई इज रिटेन बाई, तो जितने भी उनके कविताओं का नाम है उस सब पर आप टिक लगा देंगे वाल्टर डीला मारे के ऊपर। और अंत में 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट, मतलब 1953 में उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का उपाधि मिला था, पुरस्कार मिला था, तो ये किसने दिया था, महारानी एलिजाबेथ ने, और ये महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने। तो क्वेश्चन है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उनको कब ये ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान दिया था, तो सही जवाब है 1953 में, ठीक है। और ये भी उल्टा भी सवाल आ सकता है, हर तरह से सवाल के लिए हमको तैयार रहना है कि 1953 में किसने वाल्टर डीला मारे को ऑर्डर ऑफ मेरिट का पुरस्कार दिया था, तो जवाब हो जाएगा क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने। फिर इसके बाद ये जो कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, ये क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट भी हैं, लेकिन तमाम स्टूडेंट्स से मेरा निवेदन है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ अभी शुरुआत में अगर कुछ करने की है, तो वो है सबसे ज़्यादा जो समरी होता है, और कविता को अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते बनाते हम लोग ये देखते हैं कि चलिए 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चूँकि छोटी सी कविता है तो 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर ये पूरा चैप्टर हो जाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूरे चैप्टर को गहराई से पढ़ लेता है, तो किसी टीचर के द्वारा 22 ऑब्जेक्टिव, 25 ऑब्जेक्टिव, 28 ऑब्जेक्टिव, ये कोई मायने ही नहीं रखता है। वो जितना ऑब्जेक्टिव वो बना ले, क्योंकि वो सब बुक से ही बनना है, उस कविता के लाइन से ही बनना है, तो आप सबको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब रह गई बात कि ये जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर का सेक्शन है, तो आप लोग उसको तैयारी करेंगे, देखेंगे बढ़िया से, और मैं इसका PDF उपलब्ध करा दूंगा। उस PDF को आप लोग देख लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज ये जो हमने एन एपिटाफ जो कविता पढ़ा, उस एपिटाफ को आप बढ़िया से समझेंगे, बार बार वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको ये चीज़ें जल्दी से जल्दी याद हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कविता के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।